जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा ऐसे है बेटा कि मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा जो पिछला टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ऐसे होता है कि सबसे पहले हमने बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सबसे पहले आपने ये रिकग्नाइज़ करना होता है कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। उसकी क्लैरिटी हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि जो रेवेन्यू होता है ना, द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और रेंडरिंग सर्विसेज, चीज़ें बेचने के एवज़ या खिदमात के एवज़ जो आपको मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपका कॉस्ट लगती है, जो आपकी सर्विसेज यूज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा इसके बाद अगर थोड़ा सा हम देखें, दो सिस्टम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एक होता है कैश बेसिस। कैश बेस में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, वंस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, दैट इज़ ऑलवेज कंपैरिजन बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा अब जारी बात है, कोई ना कोई सर्टन पीरियड होगा जिस पीरियड के अंदर आपने रिकॉर्डिंग करनी होनी है, रिपोर्टिंग करनी है। यूजली जो फाइनेंशियल पीरियड होता है ना, वो फॉर अ ईयर होता है, एक साल का होता है, ठीक है। सम टाइम इंटरम भी होता है, यानी कि विद इन मंथली हो जाए, या सिक्स मंथली जो होता है, बाई एनुअली या सेमी एनुअली जो होता है ना, वो 3 मंथ्स भी हो सकता है, इवन 1 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। उसे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है, ये काउंटिंग पीरियड्स में। अच्छा फिस्कल ईयर क्या होता है, जिस पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर हम कोई भी अपना काम कर रहे हों, ठीक है। यूजली वो 12 मंथ्स का होता है। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट बात है, क्रूअल है और कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा, once you are going to deduct the when you are going to compare or consider only expense paid and revenue received, यानी कि जो पेड और रिसीव को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो वो कैश बेस होता है। वो सिस्टम कौन सा होता है बेटा, कैश बेस। और जब आप ऐसे कंपैरेटिवली बात कर रहे हो, यानी कि रेवेन्यू, ऐसे बात चल रही हो आपकी, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस, यानी कि आपका जो रिसीव्ड रेवेन्यू है और जो रिसीवेबल है, पेड एक्सपेंसेस है या पेएबल है, जब इन सब को अंडर कंसिडरेशन करके सारा आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसको हम अक्रूवल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंसिडर करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा अब एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए, ठीक है, तो पहले हमने लास्ट टाइम भी बात की थी प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। अब प्रीपेड मीन क्या है कि जनाब रेफर्स टू आइटम पेड फॉर इन एडवांस और रिसीविंग देयर बेनिफिट्स, कि आपने पहले ही पैसे अदा कर दिए और उससे बेनिफिट्स बाद में, साथ साथ उसके बेनिफिट्स रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो मोबाइल कनेक्शन होते हैं ना, एक पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है। प्रीपेड में क्या होता है, पहले ही पैसे दे देते हैं और बाद में उससे बेनिफिट्स लिफ्ट करते हैं। अच्छा वो जो प्रीपेड होता है ना, बाय नेचर दैट इज़ योर एसेट। अच्छा वो आपका एसेट हो गया। अब क्या होगा, जब आप इससे बेनिफिट्स रेंडर करेंगे, यानी कि लिफ्ट करेंगे, तो जो भी इससे बेनिफिट लिफ्ट कर रहे हैं, दर हकीकत उन बेनिफिट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और जब वो यूज़ कर रहे होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस में। तो फिर ये जाहिर बात है, ये प्रीपेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और जब ये डिक्रीज़ होगी तो किस में कन्वर्जन हो जाएगी, उसकी एक्सपेंस में। तो फिर हम कुछ ऐसी बात करेंगे, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट हो जाएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आप एज अ डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस होगी बेटा, आप इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा अब लेट्स सपोज आप इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो इंश्योरेंस डेबिट है, तो ये डेबिट साइड पे टी अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे जो भी एक सर्टेन वैल्यू है इस वैल्यू से इधर आ जाएगा। अब अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, अब प्रीपेड एक्सपेंस आपका यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट है, इस साइड पे अमाउंट एक सर्टेन आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्रेडिट एरिया होता है। फिर सारी बात है, जब इधर वैल्यू आएगी तो एसेट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, फिर एक सर्टेन बैलेंस आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा जो नेक्स्ट पीरियड के लिए रेफर करेगा। यही सिनेरियो आपका चलेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं सप्लाईज के अकॉर्डिंगली भी। जब सप्लाईज आपके पास होती हैं तो दैट इज़ योर एसेट, लेकिन जब उस सप्लाईज को आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब जब आप उससे बेनिफिट लिफ्ट करते हैं, आप उसके बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है जनाब अली, आपका वो जो सप्लाईज है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो खाली सप्लाईज है वो डिक्रीज होकर आपका
क्रेडिट हो जाता है। वही सिनेरियो जो प्रीपेड के साथ था, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको और दे दी। अच्छा, फिर इसमें हम टर्म बात करते थे डिप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली। हमने कहा जब आप किसी भी फिक्स एसेट को और टेंजिबल फिक्स एसेट को परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। फिर वो जो वैल्यू डिक्रीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अब वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है एक सर्टेन एसेट की, लेट्स सपोज वो एसेट मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। उसका रीज़न क्या है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपने इसको मेंशन इस तरह करना है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड क्या होता है? करंट प्लस प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, जब इनको ऐड कर देते हैं वो क्यूमुलेटेड टर्म में आ जाता है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट कैसे होगा? लेट्स सपोज मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये डेबिट है, तो डेबिट साइड पे जिस वैल्यू की आ जाएगा, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अब जाहिर बात है वो क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट हो रहा है जिसकी वजह से फिर आप इसको वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात की थी, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूँ, इफेक्ट्स की बात करूँ, लेट्स सपोज इफेक्ट्स की बात करूँ, तो जाहिर बात है जो बिफोर एडजस्टमेंट होगी, लेट्स सपोज हम बात करते हैं आपकी इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट की वैल्यू लेट्स सपोज अगर एडजस्टमेंट से पहले 25,000 है, ठीक है, तो उसकी जो डिप्रिसिएशन आई है वो लेट्स सपोज 2500 आ गई। तो ये जो 2500 होगा ये डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम मशीनरी, ठीक है। और ये जो 2500 का दूसरा इफेक्ट होगा ये एज अ एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, किस नाम से? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, ठीक हो गया बेटा। और जब इसका आफ्टर एडजस्टमेंट इसका सिनेरियो क्या डेवलप होगा? आफ्टर अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, एडजस्टमेंट के बाद क्या होगा? देखिए, आपका एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 25,000, और डिप्रिसिएशन कितनी हुई है मशीनरी के ऊपर? 2500। दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो 25,000 से कम हो गई, कितनी हो गई? 2500 कम हुई। दैट मीन्स ये 22,500 रह जाएगी। तो बैलेंस शीट में फिर रिमेनिंग अमाउंट ये आएगी। इसी तरह बाकी भी वैल्यूज़ का इफेक्ट होता है, जैसे हमने पहले बात की है।